नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का जेई क्लासेस मेरठ परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है उत्तम। जैसा कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्या हिस्ट्री, और हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, हम प्राचीन भारत के बारे में जान रहे थे। जैसा कि कल की क्लास में हमने बताया था कि कि कल हम किस वंश के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के बारे में। तो इतिहास में इस वंश को वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ और जानते हैं इस वंश के बारे में डिटेल में कुछ ऐसी जानकारी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि बच्चों यहां पर वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आता है, कंठस्थ तरीके से, कम समय में बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो समय के महत्व को समझते हुए चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं किसके बारे में? पुष्यभूति वंश के बारे में। अगर मैं बात करता हूं हु इज द फाउंडर ऑफ द पुष्यभूति वंश, यानी कि पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? अगर मैं बात करता हूं किसकी? पुष्यभूति वंश के संस्थापक की, तो कौन होता है? पुष्यभूति वर्धन। तो वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन होता है? वर्धन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस वंश की स्थापना करने के बाद इस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की, और इसकी जो प्यारे बच्चे राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? थानेसर। कौन सी? थानेश्वर। ये थानेसर वर्तमान में कहां पर पड़ती है? हरियाणा राज्य के अंबाला जिले के अंदर पड़ती है। कहां पर? हरियाणा राज्य के अंबाला जिले के अंतर्गत आती है। कहां पर? हरियाणा राज्य का एक जिला पड़ता है अंबाला। ठीक है, तो जैसा कि आपने जाना कि पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो कौन था बच्चों? पुष्यभूति वर्धन हुआ करता था, जिसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी बच्चे? तो थानेश्वर, जो कि हरियाणा के अंबाला राज्य के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम सिर्फ पॉइंटों की बात करेंगे। दूसरा शासक होता है नरवर्धन, लेकिन हम सिर्फ सीधे सीधे चलते हैं इस वंश के चौथे शासक की तरफ। और इस वंश का जो चौथा शासक, इस वंश को बच्चों हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां से सवाल आते हैं, और सवाल किससे जुड़े हुए आते हैं? इस वंश से हैनसांग और हर्षवर्धन से जुड़े हुए सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किसके कारण हम इस वंश की चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों हम किसके कारण कर रहे हैं? हैनसांग और हर्षवर्धन के कारण। तो थोड़ा सा पास्ट जान लेते हैं। अगर हम ऐसा ही कर दें कि हैनसांग और हर्षवर्धन शुरू कर दें तो चीजें थोड़ी हमें समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन हमने जान लिया थोड़ा सा इतिहास जो हमारे काम आ सकता है। पूछ सकता है कि पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? तो आप बता सकते हैं कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन या फिर कौन हुआ करता था? पुष्यभूति वर्धन हुआ करता था। राजधानी थानेसर हुआ करती थी हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों इस वंश का चौथा शासक, इस वंश का चौथा शासक जो हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था कौन? प्रभाकर वर्धन। कौन बच्चे? प्रभाकर वर्धन। तो इस वंश का जो चौथा शासक हुआ करता था प्रभाकर वर्धन। अगर मैं प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम बताता हूं तो उसकी पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? यशोमती। प्यारे बच्चे उस उनकी जो पत्नी हुआ करती थी उनकी पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? यशोमती हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यशोमती हुआ करता था इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, चलिए यहां पर हमने जाना कि इस वंश के जो चौथे शासक हुआ करते थे कौन? प्रभाकर वर्धन। उनकी पत्नी का नाम क्या हुआ करता था? पत्नी का नाम यशोमती हुआ करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। जब पत्नी का नाम बच्चे क्या हो जाएगा? यशोमती हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। इनके तीन संतानें होती हैं। कौन कौन सी? तीन संतानें। सबसे पहले आते हैं कौन से? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जी। दूसरे होते हैं कौन से आपके? जैसा कि मैंने कल बताया था और मैंने आपसे एक टास्क दिया था कि जो इनकी बहन थी उसका नाम आप मुझे बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। तो राज्यवर्धन और इसके दूसरे जो पुत्र हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? हर्षवर्धन। कौन हुआ करते थे बच्चों? हर्षवर्धन। ठीक है, तो कौन से पुत्र हुआ करते थे? हर्षवर्धन। ठीक है, क्लियर करके साफ साफ लिखेंगे। तो कौन से हुआ करते थे? हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन से आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कौन से हुआ करते थे?
इनकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था राज्यश्री। तो कौन सी हुआ करती थी? राज्यश्री। कौन सी बहन कौन हुआ करती थी प्यारे बच्चों? राज्यश्री। ठीक है, तो यहां पर हमने जाना कि इनके जीवन के बारे में। प्यारे बच्चों, एक बार क्या होता है आपकी जानकारी के लिए जान लेना चाहिए कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी जो थी इनसे अत्यधिक प्रेम करती थी, और उसी प्रेम में वशीभूत होकर ये जलती चिता में क्या हो जाती हैं? कूद जाती हैं। तो ये जलती चिता में कूद जाती हैं। बच्चे, जैसे भी आज की क्लास में आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आज मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, ठीक है, तो एक बच्चे का डाउट आया कि सर पढ़ाई हो नहीं पाती, ठीक है, चीजें याद नहीं हो पाती। तो बच्चे देखो, सबसे पहले चीजें याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 5-6 घंटे लगातार टेबल पर बैठ पाए और जोश और जुनून के साथ पढ़ पाए, है ना। चीजें समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन उन्हें इस खोपड़ी, ये जो 350 ग्राम का है ना लगभग, इसमें डालने के लिए उन चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर इस 350 ग्राम के दिमाग में अगर आपने चीजें नहीं स्टोर की, तो ये बाहर निकालने में तो बच्चों माहिर है, और ये अक्सर उन चीजों को याद रखता है कि जिन चीजों को हम याद नहीं रखना चाहते, और अक्सर उन चीजों से दिमाग से निकाल देता है जिनको हम याद करना चाहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात में, कुछ लोग दूसरे साइड में ले जा रहे होंगे। आपके साथ घटना हो जाए तो आप चाहेंगे याद रखें, लेकिन वो याद रहती है बचपन की घटनाएं, या फिर कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो पर्सनली होती हैं, वो व्यक्ति भूलना चाहता है लेकिन वो भूल नहीं पाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर हमने बात की इसके बारे में। चौथे शासक हुआ करते थे कौन? प्रभाकर वर्धन। पत्नी का नाम यशोमती। पत्नी अत्यधिक प्रेम किया करती थी, और पत्नी जब अत्यधिक प्रेम किया करती थी तो इनके लिए अपने क्या दे देती हैं? प्राणों की आहुति दे देती हैं। चलिए बच्चों, यहां पर हमने जाना इनके जीवन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि अपनी तरक्की में इतना वक्त लगा दो, किसी दूसरे की बुराई करने का समय ही आपको नहीं मिले। तो मतलब अपनी तरक्की में इतना वक्त लगा दो, जान झोंक दो, है ना। रातों को सोना छोड़ दो, 4 घंटे 5 घंटे, चाय आ रही है ठंडी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यहां फिट होना चाहिए, है। ठीक है, अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी एक मोटिवेशन वाली बात करूं कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ये तो खैर ज्यादा बड़ा हो गया। आप अगर एसएससी जेई की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ? एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, है ना, और अदर एग्जाम जो होते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई, ठीक है। यूपीपीसीएल एसएसजेई का एग्जाम हो चुका है, यूपीपीसी एसएससी जेई हर बार आता है, और यूपीपीसीएल जेई का भी एग्जाम होना बाकी है। बच्चों, आपको सिलेक्शन लेना बहुत ही ज्यादा क्या है? आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन टारगेट क्या रखो? टारगेट बच्चे एक रखो, क्या चीज? टारगेट। टारगेट बच्चे रखो एक, ठीक है, उसी के लिए जान लगा दो। आप कभी भी जीवन में ऐसा नहीं करना कि आज मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, आज मेरा कांस्टेबल का आ गया, आज मैं सीजीएल का, किसी आईएएस को देख लिया तो पीसीएस की तैयारी करूंगा, फिर आईएएस को देख लिया आईएएस, ठीक है। कुछ लोगों को भ्रम रहता है, कुछ लोग कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि बिजनेस करूंगा, मेरा बिजनेस माइंडेड है। तो चीजें कम सोचो, और अपना जिस एग्जाम के लिए जिस फील्ड में कूदे हो तो पूरी जान लगा दो, और उस तरीके से कूदो कि हाँ मेरे भाई, मुझे ये एग्जाम हर स्थिति में निकालना है, और मेरा टारगेट यही है कि तू नहीं तो कोई भी नहीं, है ना, तू नहीं तो कोई भी नहीं। तो इस तरीके से इस एग्जाम की बच्चों क्या करो? तैयारी करो, है ना। तो इस तरीके से इस एग्जाम क्या करो बच्चे? तैयारी करो कि तू नहीं तो कोई भी नहीं। मतलब अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो सिर्फ यही चाहिए, और कोई नौकरी नहीं चाहिए। अपनी लास्ट वैकेंसी की तरह जान लगा दो कि मानो और तुम्हारी एज 20 साल 21 साल 18 साल है, तो समझो कि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है, जितनी मेहनत कर सकता हूं, उतनी मैं अभी करके दिखा दूं। ठीक है, चलिए आगे बच्चों, जो इनकी बहन होती है क्या होती है? राज्यश्री। अब जब इनकी बहन होती है राजश्री, तो इनके क्या होती है? मौखरी वंश के शासक। मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन। तो इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है, ठीक है। मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से क्या हो जाती है? इनकी शादी हो जाती है। तो आपसे पूछेगा कि मौखरी वंश के जो शासक थे गृहवर्मन,
उससे किसकी शादी होती है? तो इनकी हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहां पर हमने बात की, अगर मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, जैसे ही प्यारे बच्चों किसकी, प्रभाकर वर्धन है ना, जो इस वंश के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रभाकर वर्धन, जिनसे ये वंश मुख्यतः चालू होता है, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वर्धन वंश। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र होते हैं, कौन? राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, कौन बैठ जाते हैं? सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? राज्यवर्धन। तो इस वंश के अगर मैं 5वें शासक की बात करूं तो क्या हो जाते हैं? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की जो हत्या कर दी जाती है प्यारे बच्चों, वो किसके द्वारा कर दी जाती है? तो गौड़ नरेश शशांक, गौड़ नरेश शशांक के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और प्यारे बच्चों, शशांक जो था ये शैव धर्म का अनुयायी था। आपसे पूछा जाता है कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की, तो आप बता सकते हैं गौड़ नरेश शशांक ने। लेकिन इतिहास में इस शशांक को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, क्योंकि क्या किया था, इसकी दुश्मनी जो बौद्ध धर्म वाले लोगों से काफी ज्यादा थी, क्योंकि इस समय पर जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो काफी अधिक मात्रा में धन लिया करते थे और गलत चीजें किया करते थे। ये उनसे नाराज था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, तो जहां इसे बौद्ध दिखा करते थे वहीं इनको निपटा दिया करता था। ठीक है, चलिए बच्चों, और ये जो था साथ के साथ भगवान विष्णु और शिव के साथ साथ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सा? अगर हम बात करें किसकी? हर्षवर्धन की। तो इनमें आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो शशांक ने क्या किया था कि प्रसिद्ध जो था आपका बोधि वृक्ष, प्रसिद्ध बौद्ध वृक्ष कटवा दिया था। तो क्या किया था प्यारे बच्चों कि प्रसिद्ध बौद्ध वृक्ष क्या किया था? कटवा दिया था। किसने? शशांक ने, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन है ये, धनुष बना के लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद करने से मतलब है। ठीक है, तो क्या है कि प्रसिद्ध बौद्ध वृक्ष कटवा दिया था, और कटवाया किसने था? तो शशांक के द्वारा ये कटवा दिया गया था। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि प्रसिद्ध जो बोधि वृक्ष हुआ करता था ये किसके द्वारा कटवाया गया था? तो आप बेझिझक कह सकते हैं किसके द्वारा? गौड़ वंश के शासक शशांक के द्वारा प्रसिद्ध बोधि वृक्ष कटवा दिया गया था। ठीक है, चलिए, इतनी बातें थी। अब चलते हैं हर्षवर्धन और हैनसांग के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये इसीलिए हमने क्या किया था, वर्धन वंश को लेकर आए थे और यहीं से सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चे किसके बारे में? हर्षवर्धन। किसके बारे में बच्चों? हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? हर्षवर्धन। अब ये हर्षवर्धन जो था सम्राट कब बना बच्चों? सबसे बात आती है सम्राट। तो जब ये सम्राट बना तो समय हुआ करता था 606 ईस्वी, और मैं अगर इसकी उम्र की बात करता हूं तो उम्र बच्चे हुआ करती थी 16 वर्ष। तो उम्र कितनी हुआ करती थी? 16 वर्ष। अपने भाई की हत्या का सुपरिचित लेने के लिए इसने किसको मौत के घाट उतार दिया? तो इसने शशांक को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, चलिए, तो सम्राट बना प्यारे बच्चों ये कब? 606 ईस्वी में, और उम्र हुआ करती थी 16 वर्ष। ठीक है, अच्छा, हर्षवर्धन ने कुछ उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि? अब भाई साहब सम्राट बन गए तो अपनी मर्जी से कुछ भी उपाधि धारण कर सकते हैं। तो इसने उपाधि धारण की थी किसकी? शिलादित्य की। तो किसकी उपाधि धारण की थी बच्चों इसने? शिलादित्य की। तो किसकी? शिलादित्य की। इसने बच्चे किसकी उपाधि धारण की? शिलादित्य की उपाधि धारण की, है ना। देखो, वैसे अगर बात करें कि हर्ष एक क्या था? संगीत प्रेमी, है ना, संगीत प्रेमी भी था और बहुत अधिक विद्वान भी कहा था। ठीक है, एक कवि और एक संगीत प्रेमी भी था। तो हर्ष कौन था?
कवि के साथ साथ क्या था, संगीत प्रेमी था। इसके गुणों की बात कर रही, क्या था, कवि व संगीत प्रेमी। अब बच्चों ये संगीत प्रेमी थे भाई साहब, है ना, तो कवि भी थे, तो इन्होंने प्रमुख रचनाएं कर दी। तो क्या कर दी, कुछ रचनाएं लिख दी। कहा जाता है कि इन्होंने पैसे देकर लिखवाई थी, लेकिन इन्हीं के नाम पर आता है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, रचनाएं लिखेंगे। तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि रत्नावली। कौन से बच्चे, रत्नावली, नागानंद और प्रियादर्शनी। तो क्या है बच्चों, इसने कौन कौन सी रचनाएं कर दी, हर्षवर्धन ने कवि भी था और साथ में बच्चे क्या था, संगीत प्रेमी भी था। तो इसने तीन प्रमुख रचनाएं की। और कौन कौन सी तीन प्रमुख रचनाएं की बच्चों, इसके साथ साथ जो रचनाएं की, रत्नावली, नागानंद और प्रियादर्शनी। आपसे पूछ सकता है कि हर्ष के द्वारा की गई प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि कब कब बता सकते हैं बच्चों, कि रत्नावली, नागानंद और प्रियादर्शनी नामक इसने रचनाएं की थी। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, तो हर्ष के दरबारी कवि की बात करें तो प्यारे बच्चों, हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ करता था। और जहां बाणभट्ट का नाम आता है, अगर आपने पहले कवि हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपके ध्यान में आएगा सीधे बाण भ्रष्ट, सॉरी बाण भ्रष्ट हो गया है ना, बाणभट्ट की रचना कौन सी है, हर्ष चरित्र। तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है, हर्ष चरित्र, कादम्बनी और पार्वती परिणय। और परिणय का मतलब होता है पार्वती का विवाह। ठीक है, तो पार्वती परिणय किसकी कविता है, आपकी किसकी हैं, बाणभट्ट की। ठीक है, तो सम्राट बने भाई साहब 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में, और बाद में किसकी हत्या कर दी, तो शशांक की हत्या कर दी, है ना। अब जानेंगे हम किसके बारे में, हर्ष का दरबारी कवि। किसका, हर्ष का दरबारी कवि। तो कौन था बच्चे, हर्ष का दरबारी कवि, तो कौन हुआ करता था, बाणभट्ट। हर्ष के दरबारी कवि की बात करें तो कौन हुआ करता था बच्चे, हर्ष का दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट। अगर मैं इसकी रचनाएं की बात करूं तो कौन सी हुआ करती थी, देखो एक तो हुआ करती थी आपकी, सीधे सीधे बात बात की जाए, कौन, हर्ष चरित। और आपकी कौन सी हुआ करती थी, हर्षचरित के बाद कादंबरी। और कादंबरी के बाद बच्चों कौन सी हुआ करती थी, बताइए जरा, तो हुआ करती थी आपकी पार्वती परिणय। तो कौन सी हुआ करती थी बच्चे, पार्वती परिणय। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, तो हर्ष का दरबारी कवि कौन हुआ करता था, यही हुआ करता था कौन, बाणभट्ट। और हर्ष की जो रचनाएं, जो बाणभट्ट की रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, हर्षचरित, कादम्बनी और पार्वती परिणय। और आपसे पेपर में पूछता है ना, तो आपसे पेपर में सीधे सीधे ये भी पूछता है और सीधे सीधे ये भी पूछता है ना। शिलादित्य की उपाधि के बारे में कम पूछता है, ये भी थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन ये पॉइंट और अगला पॉइंट बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, आपसे स्थापना भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं, हर्ष प्रत्येक वर्ष प्रयाग में किसका आयोजन करता था, तो महामोक्ष परिषद। हर्ष तो किसका करता था बच्चे, महामोक्ष परिषद का किया करता था। किसका, महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था, प्रत्येक जो वर्ष किया करता था बच्चे। तो किसका किया करता था ये भाई, महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था बच्चों। किसका किया करता था, महामोक्ष परिषद का प्रत्येक वर्ष प्रयाग में क्या कर दिया, किया करता था, आयोजन किया करता था। ठीक है, महामोक्ष परिषद में क्या हुआ करता था, हर्ष क्या लिया जाता था, हर्ष की अगर मैं बात करूं राजस्व की, है ना, तो ये दान के मामले में बहुत दानी व्यक्ति था। और ये लगभग अपनी जो कुल आय होती थी, आय का, है ना, जो 1/3 हिस्सा मान लो, है ना,
1/3 हिस्सा किसके लिए? सरकारी कार्यों के लिए, है ना। तो थोड़ा सा यहीं पर बताएंगे। तो अगर मैं बच्चे आय की बात करता हूं, आय है ना, आय का 1/3 तो किसके लिए रखता था ये? सरकारी कार्य। इतना उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता था। और आय का 2/3 किसके लिए लिया करता था? ये जो कमाता था किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए। तो प्रत्येक वर्ष ये एक प्रयाग में क्या हुआ करता था? एक आयोजन किया करता था। वहां पर जो इसकी समस्त जो कमाई है साल भर की, उसे व्यक्ति क्या कर आता था बच्चे? दान करके चला आता था। ठीक है, तो ऊपर वाले में पढ़ रहे हैं हम, यहां पर पढ़ रहे हैं महामोक्ष परिषद आय का 1/3 सरकारी कार्यों के लिए खर्च करता था, आय का 2/3 धार्मिक कार्यों के लिए। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष, अब महामोक्ष परिषद के बारे में बात करें तो प्रत्येक वर्ष क्या बच्चे? प्रत्येक वर्ष प्रयाग में आयोजन करता था, जो इलाहाबाद है। तो अपनी जो चीजें हुआ करती थी बच्चों, कान के कुंडल, और ये व्यक्ति चप्पल और कुछ वस्त्र तक, है ना, जो वस्त्र देने योग्य है उनको दान करके चला आता था। ये व्यक्ति कभी कभी वहां से नंगे पैर भी वापस आया था। इतना दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता था कि जैसे बच्चों हम पढ़ते थे तो एक कविता सुनाई जाती थी हमें, किसके द्वारा? रश्मि रति में। जैसे आपने 12th की होगी तो वहां पर एक घटना सुनाई जाती है कि जब जो आपके कौन होते हैं? कर्ण। कर्ण शिक्षा किससे लेते हैं? धनुर्विद्या किससे सीखते हैं? परशुराम से। तो उन्हें लगता है ये कौन सा पुत्र है? ब्राह्मण पुत्र है। तो ब्राह्मण पुत्र सोचकर शिक्षा देते हैं। ठीक है, शिक्षा देने के बाद तो वहां पर जब बिच्छू काट जाता है तो रक्त की धार किससे स्पर्श होती है? परशुराम जी थे। तो परशुराम जी कहते हैं, श्राप देते हैं उठकर कि सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा श्राप तुझे, अंत समय पर भूल उसे तू जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वो सॉरी, जो महाराज कर्ण हुआ करते थे वो इतने दानी हुआ करते थे कि जीवन की अंतिम सांस में कवच कुंडल सारे दान कर दिए। जीवन के अंतिम सांस में सोने का दांत लगाता भगवान श्री कृष्ण को वो भी दान दे देते हैं कि लीजिए महाराज, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ऐसे ही कौन हुआ करते थे? ऐसे तुलना नहीं कर सकते, वो अपने क्षेत्र में अलग थे, ये अपने क्षेत्र में अलग थे, दोनों ही बेहतर इंसान थे। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूं कि ऐसे हुआ करते थे आपके हर्षवर्धन जी के चप्पल तक, है ना, पैरों में पहनने वाली जो लोग कहते हैं स्लीपर, है ना, लेकिन यहां पर चप्पल की बात आ रही है, जिन्हें पहले प्राचीन जमाने में किस नाम जाना जाता था? खड़ाऊ के नाम जाना जाता था। किसके नाम से? खड़ाऊ तक वो व्यक्ति दान कर कर चले आते थे। ठीक है, चलिए, तो प्रत्येक वर्ष प्रयाग में आयोजन करता था किसका? महामोक्ष परिषद का। जितनी कमाई होती थी सभी को दान कर आता था। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, क्या हेम जो आपका है हैनसांग, हैनसांग छवें, हैनसांग छवें महामोक्ष परिषद में शामिल हुआ था। तो बच्चों क्या हुआ था? हैनसांग छवें महामोक्ष परिषद में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। तो हैनसांग किस में शामिल हुए थे? छठे महामोक्ष परिषद में शामिल हुए थे। प्यारे बच्चों, ये हैनसांग जो है ये लगभग कब आया था भारत में? 629 से लेकर 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। और इसने प्यारे बच्चों कहां पर, बताइए? सेकंड, चलिए बच्चों, है ना, देखो गला ज्यादा बोल रहे हैं तो गले में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पिया, ठीक रिलैक्स महसूस हो गया। चलिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि हैनसांग भारत कब आया, तो कब आया भारत, है ना, तो बच्चों अगर मैं हैनसांग की बात करता हूं तो भारत कब आया? 629 ईस्वी में। तो भारत कब आया ये व्यक्ति हैनसांग? 629 ईस्वी में भारत आया।
और भारत में कब तक रहा था बच्चे? तो लगभग 645 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अच्छा ये बौद्ध धर्म को चीन में ले जाने वाला यही व्यक्ति था। तो नालंदा विहार में कब गया ये? नालंदा विहार में। तो भैया नालंदा विहार पहुंचे ये 637 ईस्वी में, जब इन्होंने नालंदा विहार से क्या की? पढ़ाई की। ठीक है, जब ये नालंदा विहार पहुंचे तो उस समय प्यारे बच्चों नालंदा के जो कुलपति हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? आचार्य शीलभद्र। तो आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे बच्चे? आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। किसके? नालंदा विहार के कुलपति जो हुआ करते थे वो आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। नालंदा विहार 637 ईस्वी में। कब बच्चे? 637 ईस्वी में पहुंचे वहां पर, है ना। अब इसका जो यात्रा वृत्तांत है, क्या बच्चे? यात्रा वृत्तांत। मतलब बच्चे यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि एक ऐसी पुस्तक जो इसकी यात्राओं के बारे में क्या देती है? विवरण देती है। इसने कहां कहां यात्रा की, किस किस राजा से मिला, क्या क्या इसने जीवन काल में अपने में किया। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? तो बच्चे इसका है यात्रा वृत्तांत, और उसे हम जानते किस नाम से? सी यू की, है ना। बिल्कुल ऐसा ही नाम लग रहा है कि चाइनीज जैसा। तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन सा है? सी यू की। ठीक है, तो इसका यात्रा वृत्तांत कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सी यू की। ठीक है, तो इसने सारी जो चीजें उसमें बताई। अब प्यारे बच्चों इसे यात्रियों, इसके कुछ उपनाम भी हैं, उपनाम भी दिए गए। भाई इतना बड़ा आदमी है तो किस इसे क्या क्या उपनाम उपनाम दिया गया? इसे किस नाम से जाना गया? यात्रियों का राजकुमार, है ना, नीति का पंडित, और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। किस? कौन? हेनसांग, है ना। तो हेनसांग के अगर मैं उपनामों की बात करूं तो आप अगर इधर की बात इधर साइड देख सकें तो देखो अगले ही पेज पर देखेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर की कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अगर मैं इसके उपनाम की बात करता हूं तो एक बार नोट कीजिए सारी चीजों को, है ना। ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं तो आप ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए। तो अब हम चलते हैं आगे और इसके उपनाम के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में बच्चे? उपनाम। तो इसके अगर उपनाम की बात करें तो क्या होता है? यात्रियों का राजकुमार। क्या? यात्रियों का राजकुमार। तो पहला उपनाम। दूसरा उपनाम किसके हैं? नीति का पंडित। और अगला वर्तमान शाक्य मुनि। वर्तमान शाक्य मुनि। और ये कौन हुआ करता था बच्चे? तो नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, यात्रियों को राजकुमार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हेनसांग। तो हेनसांग कौन हुआ करता था? तो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं किसको हम प्यारे बच्चों? हेनसांग को। ठीक है, चलिए नोट कीजिए सारी चीजों को। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं किसके बारे में? देखो इसके नेतृत्व में क्या क्या किया कि हर्षवर्धन ने दूत मंडल कहां भेजे? चीन भेजे। तो हर्षवर्धन जी ने जो दूत मंडल थे वो कहां भेजे बच्चों? तो चाइना भेजे। और दूत मंडल कब कब भेजे? तो पहली बार भेजे कब प्यारे बच्चों? 643 ईस्वी में। कब? 643 में। दूसरी बार कब भेजे? तो 3 वर्ष बाद 646 ईस्वी में। 2 बार हमारे यहां से दूत मंडल गए। कहां पर? चाइना। तो 2 बार हमारे यहां से कौन गए बच्चे? दूत मंडल गए, और वो चाइना गए, है ना। पूछ सकता है कि हर्षवर्धन ने दूत मंडल कहां भेजे? तो प्यारे बच्चों कहां पर भेजे?
चाइना भेजे। कहां पर? चाइना भेजे। ठीक है, चलिए बच्चों, इतनी सारी बातें हो गई। चलिए, तो जैसा कि हमने यहां पर जाना कि ये अपना जो राजकीय भाषा हुआ करती थी, जो इसकी जो सरकारी कार्यों के लिए अपनी 1/1 संपत्ति खर्च किया करता था, जबकि 2 संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया करता था। चलिए बच्चों, आगे जानते हैं कुछ इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में। चलिए बच्चों, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने रोका था? तो आपसे सवाल है कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने रोका था? रोका था, है ना? तो आपको बताना है किसने रोका था। तो प्यारे बच्चों, किसने रोका था? चालुक्य शासक। कौन था? चालुक्य शासक। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसको? हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और इसकी जो पुलके चालुक्य की उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी? तो वातापी क्या हुआ करती थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करता हूं पुलकेशिन द्वितीय की, तो अगर मैं आपको एक शब्द बताता हूं कि इसने इस हर्ष को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो बच्चे उपाधि की बात करें तो कौन सी थी? वातापी कोड की उपाधि धारण की थी, है ना? वो कहते हैं ना हरिवंश राय बच्चन जी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो डरो मत, मन नहीं लग रहा, लगाओ, 6 घंटे बैठो, 6 घंटे ना बैठ पा रहे, 3 घंटे बैठो, है ना? पढ़ो बैठ के, इस दिमाग के साथ खेलो। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ूंगा, फिर कल बैठ जाओ, आज पढ़ लूं फिर कल नहीं पढ़ूंगा, टारते रहो। 21 दिन में आदत बन जाएगी और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और सरकारी नौकरी लेना बच्चे बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन बशर्ते एक रूल कि 6 घंटे या 4 घंटे लगातार एक जगह बैठकर पढ़ना। जिस व्यक्ति ने ये कर लिया, प्रॉपर गाइडेंस फॉलो कर ली, जो पेपर में आ रहा है वो पढ़ लिया, तो उसके लिए सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और जो भटकते ही चले गए, उनके लिए सरकारी नौकरी क्या बन जाएगी? एक युद्ध जैसा माहौल बन जाएगा कि शायद आपकी सेना, आपके पास 10 सैनिक है और उसके पास 1 लाख सैनिक हैं, तो संभव सी बात है कि आप जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर हमने बात की किसके बारे में? पूरे के पूरे यहां पर हमने हर्षवर्धन के बारे में चीजों को डिस्कस किया। प्यारे बच्चों, बहुत ही कम समय में हमने यहां पर किसको? हर्षवर्धन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए एक बार सरसरी निगाहों से देखते हैं और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नोट कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, स्क्रीन के सामने है पुष्यभूति वंश, है ना? साइड में खड़े होकर मैं बोलता हूं, आप 1 मिनट नजर मारेंगे। संस्थापक पुष्यभूति वर्धन, राजधानी थानेश्वर, हरियाणा के निकट, और हरियाणा अंबाला। ठीक है, 14वें राजा हुए प्रभाकर वर्धन, पत्नी थी यशोमती। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री नामक 3 संतानें हुई। राज्यश्री की शादी किससे हुई? मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुई। 5वें शासक राज्यवर्धन, हत्या कर दी गई गौड़ नरेश शशांक के द्वारा। और प्रसिद्ध जो बौद्ध वृक्ष था उसको किसने कटवाया था प्यारे बच्चों? अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये है आपका बौद्ध वृक्ष किसने कटवाया था? शशांक ने। शशांक शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था और बौद्धों से बहुत बुरी तरह क्या किया करता था, घृणा किया करता था। ठीक है, चलिए, है ना? देखो, ऐसा नहीं है कि बौद्ध घृणा करने लायक है, ठीक है, नहीं है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान, स्थिति भी बन जाती है, और दूसरी चीज क्या है कि इंसान की प्रवृत्ति भी हो जाती है घृणा करने की। ठीक है, क्या पता वो सही हो, इंसान की प्रवृत्ति बन गई हो। ठीक है, तो उस समय चीजें कुछ गलत थी और कुछ उसको लगता भी था। ठीक है, तो इसलिए वो इतना कट्टर दुश्मन हो गया था, क्योंकि चीजें तो कुछ लोग गलत करते हैं लेकिन दोषी सब लोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे थे। तीसरे पेज पर हर्षवर्धन सम्राट बने
उपाधि शिलादित्य की ली। कवि व संगीत के प्रेमी हुआ करते थे। रत्नावली नागानंद प्रियादर्शनी नामक जो ग्रंथ हैं उनकी रचना कर दी। सम्राट बने 606 ईस्वी में, उम्र 16 वर्ष, और इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, और दूसरी राजधानी कौन सी हुआ करती थी बच्चे? दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। इनकी द्वितीय राजधानी है ना। अगर पहली राजधानी और जो हर्षवर्धन के द्वारा जो राजधानी बनाई गई वो कौन सी हुआ करती थी? कन्नौज हुआ करती थी। ठीक है, चलिए। हर्ष का दरबारी कवि बाण भट्ट, जिसकी रचना है हर्षचरित, कादम्बिनी और पार्वती प्रणय। महामोक्ष परिषद हर्ष प्रयाग में प्रत्येक वर्ष आयोजन करता था, और हर्ष के बारे में बताया जाता है कि 1/3 जो पैसा होता था इसकी आय वो सरकारी कार्य में खर्च होती थी, और 2/3 धार्मिक कार्य में खर्च किया करता था। ठीक है। हैनसंग कब आया? छठे महामोक्ष परिषद में आया, और 629 से लेकर 645 तक ये रहा। नालंदा विहार 637 ईस्वी में कुलपति हुआ करते थे बच्चे आचार्य शीलभद्र, है ना। और इसकी यात्रा वृत्तांत कौन सी है? CU की। उपनाम यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसको जाना जाता है? हैनसांग को। ठीक है। हर्षवर्धन ने चीन दूत मंडल कहां भेजे? चीन में भेजे। ठीक है, अपने दूत। कब? 643 में और 640 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोका गया था चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, वातापी राजधानी। और इसने उपाधि कौन सी धारण की थी हर्षवर्धन को पराजित करने के? वातापी कोड की, है ना। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। और प्यारे बच्चों, हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।